हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है और मैं ये बात समझता भी हूं। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बिजनेस सब्जेक्ट से हल्का सा एक लेवल ऊपर है। मतलब इसमें आपके पास टर्म्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और आपको कई बार इसे समझने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आज आप लोग जब चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव का लेक्चर 1 समझेंगे तो आपकी इस चैप्टर की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इससे एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डेरिवेटिव्स। इमेजिन यू आर अ फार्मर विद 10 एकड़ ऑफ लैंड। आप एक फार्मर है, आपके पास 10 एकड़ लैंड है। यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास दो चॉइस है। इधर ग्रो राइस ऑन ऑल 10 एकड़, या तो आप पूरी की पूरी लैंड पर राइस ग्रो करें या 5 पर राइस और 5 एकड़ पर वीट ग्रो करें। द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो विच क्रॉप विल बी मोर प्रॉफिटेबल इन दिस ईयर। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, आपके पास तो 10 एकड़ लैंड है, आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, टोटल राइस, टोटल वीट या हाफ हाफ। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको तो पता ही नहीं कि फ्यूचर में कौन सी वाली क्रॉप पर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। नाउ यू कुड मेक अ डील विद अ डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर यू इवन स्टार्ट प्रोडक्शन। अब आपने एक समझदारी का काम करा। आपने क्या किया कि सबसे पहले प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर से डील करी। You and the distributor agreed that whatever you decide to grow, whether it is all rice or mix of rice and wheat, the distributor will buy it all you at a fixed price. अब डिस्ट्रीब्यूटर और आपकी जब डील हुई तो आपस का एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि आप जो भी फसल यहां पर लैंड पर कल्टीवेट करेंगे, जो भी फसल आप प्रोड्यूस करेंगे, आपकी वो फसल जो है डिस्ट्रीब्यूटर एक फिक्स प्राइस पर खरीद लेगा। अब प्राइस चाहे ज्यादा हो या कम हो, डिस्ट्रीब्यूटर रेडी है कि मैं इन एडवांस आपसे ये डील करता हूं कि आपकी जो क्रॉप है फ्यूचर में एक फिक्स रेट पर बाय करूंगा। दिस वे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेदर योर क्रॉप विल सेल और इफ द प्राइस विल ड्रॉप। अब आपको तो बिल्कुल ही टेंशन खत्म होगी। क्यों? आपकी क्रॉप तो बिल्कुल वेल डिसाइडेड रेट पर बिकेगी, चाहे क्रॉप का रेट अप जाए या क्रॉप का रेट डाउन जाए। अब इसी का हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन यू आर अ बिजनेस ओनर हु फ्रीक्वेंटली इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप दूसरी कंट्री से अपना गुड्स मंगाते हैं एंड यू नीड टू पे फॉर दीज इंपोर्ट इन अ फॉरेन करेंसी। अब आप जब सामान इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली पेमेंट्स आप फॉरेन करेंसी में पे करेंगे। However, you are concerned about the fluctuating exchange rate, बट आपको इस बात का पता है कि एक्सचेंज रेट जो होता है कभी भी फ्लक्चुएट कर जाता है। तो कभी आपका $1 जो है ₹90 हो जाएगा और कभी वही जो डॉलर है ये ₹85 हो जाएगा, विच कुड इम्पैक्ट योर कॉस्ट। और इससे जो ₹5 का डॉलर का फर्क आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। To manage this risk, you decide to enter into a derivative contract, a financial institute. अब आपने इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करने की सोची फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। यू एंड द इंस्टीट्यूशन एग्रीड ऑन ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आपने इंस्टीट्यूशन से एक फिक्स डील कर दी कि मैं आपके से $1 जो है ₹88 का बाय करूंगा। अब फ्यूचर में चाहे $90 हो या 85 हो, आपका तो एक रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फिक्स है। You will need to purchase in future. This agreement is a derivative contract. तो ये जो हमारा एग्रीमेंट होता है, this is known as derivative contract. Now when the time comes to make the actual payment, अब जब एक्चुअल पेमेंट देने की बारी आई 2 months बाद या 3 months later, even if the exchange rate has become less favorable, मार्केट में एक्सचेंज रेट का वेरिएशन इतना आया रेट में कि आपके लिए वो कोई भी फेवरेबल नहीं है। मतलब मार्केट में सबके लिए वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। यू आर नॉट अफेक्टेड, लेकिन आपको तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यू कैन बाय द फॉरेन करेंसी एट द प्री एग्रीड फिक्स रेट, क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक रेट पर अपने डॉलर को कैटेगराइज करके, क्योंकि आपने अपनी फॉरेन करेंसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक रेट पर फिक्स कर रखा, विच कुड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पोटेंशियल लॉस। और इससे क्या होता है कि आप लॉस होने से बच जाते हैं टू अनफेवरेबल करेंसी मूवमेंट।
तो अल्टीमेटली ये जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको एक फार्मर वाले केस में बताया और एक फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में बताया, ये जितने भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, दिस इज नोन एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इन सिंपल टर्म्स, इट इज डील दैट हेल्प्स यू अवॉइड द रिस्क ऑफ नॉट सेलिंग योर क्रॉप और गेटिंग अ लो प्राइस। एक तरीके से ये डील है जिसमें आप अपने रिस्क को खत्म कर देते हैं फ्यूचर में क्रॉप को सस्ते रेट पर बेचने से। इट इज लाइक हैविंग अ गारंटी बायर फॉर योर प्रोड्यूस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मेक योर फार्मिंग डिसीजन लेस रिस्की। एक तरीके से ये गारंटी होती है आपके फ्यूचर के डिसीजन की कि आप फ्यूचर में जो भी रेट आएगा आपके लिए वो लेस रिस्की रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि डेरिवेटिव एक तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग पहले से ही करके चलते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले रिस्क को हम लोग कम कर सकें या उसको बिल्कुल अवॉइड कर सकें। अब क्वेश्चन ये आता है, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल रूट ऑफ डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स, ये जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये शुरू कहां से हुए? द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव हैज एंशिएंट रूट गोइंग बैक टू द मेसोपोटामियन एरा। अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं मेसोपोटामियन एरा की, इन दोस टाइम द सिक्स बेबीलोन किंग हमुराबी परमिटेड द सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट एट अ प्री एग्रीड प्राइस। एक्चुअली बेबीलोन के किंग हमुराबी ने ये परमिशन दी थी कि आप प्री एग्रीड प्राइस पर अपनी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की डेट पर। दिस प्रैक्टिस एसेंशियली रिजेंबल व्हाट वी नाउ कॉल अ डेरिवेटिव। और एक तरीके से उसी चीज को अगर हम आज की भाषा में कहें तो इसे हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न डेरिवेटिव? आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला चैप्टर आपके कोर्स के अंदर है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लर्न करना? इन द लास्ट 20 years इंटरनेशनल ट्रेड एंड द बिजनेस हैव ग्रोन अ लॉट। पिछले 20 सालों में इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन वर्ल्ड वाइड। और पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की लहर है और जिससे कि हर कंट्री का बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। दिस इंक्रीज द नीड फॉर इंटरनेशनल मनी एंड फाइनेंशियल रूट। अब जब वर्ल्ड वाइड आप बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। हाउएवर इट ऑल्सो ब्रॉट मोर रिस्क ड्यू टू द चेंज इन एक्सचेंज रेट। और ये जो इंटरनेशनल पेमेंट है इसके अंदर एक रिस्क तो ये हमेशा ही रहता है, जो हमारे एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं और स्टॉक प्राइस ग्लोबली बदल जाते हैं। दीज चेंजेस कुड हार्म बिजनेस। अब आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, आप डॉलर या यूरो की वजह से आपके बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जब आपने ऑर्डर दिया तो प्रोडक्ट सस्ता था फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन करने के बाद, लेकिन जब तक वो कंसाइनमेंट आपके पास आया वो चीज महंगी हो गई। टू डील विद दीज रिस्क फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट न्यू टूल्स कॉल्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो इसी वजह से फाइनेंशियल मार्केट में एक नया टूल फाइनेंशियल डेरिवेटिव आया है। दिस हेल्प प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर प्राइस चेंजेस रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क। और इस फाइनेंशियल डेरिवेटिव से ये तो हमें हेल्प मिली है कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन प्रोटेक्टेड हो गए हैं फ्यूचर के प्राइस चेंज होने से, और रिस्क को भी इन्होंने कम कर दिया है। अब इस चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ने से पहले आपको दो टर्म बहुत अच्छे ढंग से समझनी पड़ेगी, और ये जो सी दो टर्म है आपके पूरे चैप्टर में बहुत जगह यूज होगी। एक्सप्लेन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। When someone holds a long position in a future contract, it means they have committed to buy the asset। मतलब जो बायर होते हैं उनके लिए हम लोग लॉन्ग पोजीशन वर्ड का यूज करते हैं। शॉर्ट पोजीशन, ऑन द फ्लिप साइड, अ शॉर्ट पोजीशन इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व कमिटिंग टू सेल द अंडरलाइंग एसेट। और जो सेलर होते हैं उनके लिए हम लोग शॉर्ट पोजीशन का यूज करते हैं। अब मैंने इसके लिए एक ट्रिक है, अब आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। एस जो एक वर्ड है ये शॉर्ट पोजीशन के लिए भी है और ये सेलर के लिए भी है। तो एस जहां पर होगा सेलर शॉर्ट पोजीशन, और डेफिनेटली अब जो दूसरा वर्ड बचा है लॉन्ग पोजीशन वो बायर के लिए आएगा। द पर्सन विद अ लॉन्ग पोजीशन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द एसेट ऑफ राइज ओवर टाइम। दे वांट टू बाय द एसेट एट द लोअर प्राइस। नाउ होता क्या है कि जो भी बायर होता है उसको पता होता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रॉपर्टी का रेट या किसी भी एसेट का रेट या किसी भी डेरिवेटिव का रेट बढ़ सकता है, तो वो हमेशा सस्ते रेट पे उसको खरीदना चाहता है एंड सेल इट लेटर एट अ हायर प्राइस। और सस्ते रेट पे खरीद के हमेशा महंगे पर बेचना चाहेगा। शॉर्ट पोजीशन मतलब सेलर, someone with a short position anticipate that the price of the asset will fall, they aim to sell the asset at a higher price। और जितने भी सेलर होते हैं उन्हें पता होता है कि
एसेट का रेट कभी भी गिर सकता है, तो इस वजह से उनको हमेशा हाई रेट पर बेचना चाहिए। देन बाय इट बैक लेटर एट अ लोअर मार्केट प्राइस, और बाद में महंगा बेचकर सस्ते रेट पर खरीदना चाहिए। मतलब अगर आप शेयर्स में भी देखिएगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक सस्ते रेट का शेयर लिया, उसके बाद उसको महंगे रेट पर बेच दिया, और कुछ दिनों बाद जब वो सस्ता हो गया उसको दोबारा से मार्केट से बाय कर लिया, और इस तरीके से वो अपना पोजीशन पर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन डेरिवेटिव आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अभी तक हम लोग डेरिवेटिव्स का मीनिंग समझ चुके थे, उसकी इंपॉर्टेंस समझ चुके थे, बट इंडिया में ये कब लॉन्च हुआ? इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इज रिलेटिवली न्यू। इंडिया के अंदर ये जो डेरिवेटिव कल्चर है नया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव मार्क्ड अ न्यू इरा इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। और इंडियन कैपिटल मार्केट में जो इक्विटी डेरिवेटिव्स हैं, इन्होंने एक नए युग की स्टार्ट करी थी। इंडेक्स फ्यूचर स्टार्ट इन जून 2000। आप प्लीज इस चैप्टर में डेट्स पे बहुत ध्यान रखिएगा। जून 2000 में इंडेक्स फ्यूचर स्टार्ट हुआ था, एंड क्विकली सेबी एडेड इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन एंड इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन। द डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर। अगर हम इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ ली है, अमाउंट में भी और नंबर्स में भी। The turnover of National Stock Exchange grew from 2,365 crore in 2000-2001 to 3 crore 82 lakh 11,408 crore in 2013-14। तो आप खुद देखिएगा, मात्र 13 से 14 साल में ये ग्रोथ, कितनी बड़ी ग्रोथ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स की। और इसी के पैरेलल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5021 करोड़ का बिजनेस था 2003-4 में, जो कि 2013-14 तक आते आते 92 लाख 19 लाख 434 करोड़ का हो गया। और इस टाइम तो हम 2023-24 की बात करेंगे तो ये डेटा और बहुत बड़ा हो चुका है। द रैपिड डेवलपमेंट इन डेरिवेटिव ट्रेडेड वाज हैपेंड इन जस्ट 14 ईयर्स। और ये जो सारा का सारा ग्रोथ थी, ये सिर्फ 14 साल की ग्रोथ है। Thus there is a need to make the sense of availability of these new financial product। इस वजह से ये नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट का हमें वेलकम करना चाहिए, इसकी यूजफुलनेस को देखना चाहिए, पर्टिकुलरली अमंग द मीडियम एंड रिटेल इन्वेस्टर। खासकर जितने भी मीडियम और रिटेल इन्वेस्टर है, उनके लिए ये जो नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स आर देयर। एक तरीके से कितने टाइप्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, on the basis of nature, on the basis of assets, and on the basis of place। Now the first is on the basis of nature of contract। तो अगर मैं बात नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करता हूं तो डेरिवेटिव हमारे 2 तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड कमिटमेंट और कंटिंजेंट क्लेम। फॉरवर्ड कमिटमेंट, you agree to sell 100 bags of wheat at a bakery for ₹500 in 6 months। आप 100 बैग्स व्हीट के रेडी हैं किसी बेकरी में नेक्स्ट 6 मंथ में बेचने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मार्केट प्राइस गोज अप और डाउन। चाहे मार्केट का रेट इस एक बैग व्हीट का 500 रुपीज से ज्यादा हो या कम हो, बट आपको तो 500 रुपए का ही बेचना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपने एक बेकरी वाले से कर भी लिया है। फॉरवर्ड कमिटमेंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व अ गारंटीड इवेंट इन फ्यूचर। मतलब एक तरीके से फॉरवर्ड के अंदर हमारी गारंटीड इवेंट होती है फ्यूचर में। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशिएटेड नीदर पार्टी कैन बैक आउट विदाउट म्यूचुअल कंसेंट। एक बार अगर आपने फॉरवर्ड कमिटमेंट कर लिया किसी के साथ, तो आप में से कोई भी पार्टी अपने आप बैक स्टेप नहीं ले सकती। आपस के म्यूचुअल से हो तो एक अलग बात है। Once the forward commitment is established, neither you nor the mill owner can back out of the deal without mutual consent। This commitment provides stable and assure of both the parties। तो कहीं ना कहीं ये जो कमिटमेंट है एक स्टेबिलिटी देता है दोनों पार्टीज के लिए। बट अगर मैं कंटिंजेंट की बात करता हूं तो उसके अंदर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वो फ्यूचर के अंदर मैच्योर करना ही करना है। यहां पर सिचुएशन, You buy an option that gives you the right to sell 100 bag of wheat ₹500 in 6 months। आपके पास एक ऑप्शन है 100 बैग्स 500 रुपए के हिसाब से बेचने का। If the price drop, you will use the option to sell 500, but if the price goes up, you will sell at the market price। मतलब आपने इसके अंदर एक ऑप्शन रख दिया कि अगर 500 रुपए से कम होगा तो आप 500 के हिसाब से बेचेंगे, लेकिन अगर मार्केट प्राइस 500 की जगह 550 हो जाता है तो आप नए प्राइस 550 के हिसाब से बेचेंगे। मतलब इसके अंदर एक कंडीशन लग गई कि अगर रेट अप होगा तो अप रेट से बिकेगा, अगर लो होगा तो 500 से ही बिकेगा। कंटिंजेंट क्लेम डेरिवेटिव्स आर बेस्ड ऑन एन एक्सचेंज दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक इवेंट अकर इन फ्यूचर। कंटिंजेंट क्लेम बेसिकली आपकी किसी स्पेसिफिक इवेंट पर बेस्ड होते हैं। अगर वो इवेंट फ्यूचर में होगी तभी ये हमारा कंसेंट चलेगा।
इफ द इवेंट डज नॉट अकर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनवैलिड, और अगर ये इवेंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड हो जाता है। तो फॉरवर्ड एक कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट है और कंटिंजेंट एक ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें अगर ऑप्शन होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आगे मैच्योर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। तो अगर मैं एसेट्स के हिसाब से देखता हूं, हम इक्विटी के बेस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट, करेंसी और कमोडिटीज। हम इन पांचों के बेस पर अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। एक्सप्लेन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लेस के हिसाब से तो हम लोगों ने जैसा अभी तक पढ़ा था कि हमारे तीन कैटेगरी होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो थे हमारे फॉरवर्ड एंड कंटिंजेंट, सेकंड कैटेगरी थी हमारी एसेट्स के हिसाब से, तो एसेट्स के हिसाब से ये 5 एसेट्स की लिस्ट है। नाउ द थर्ड इज प्लेस के हिसाब से, एंड दिस इज 2 टाइप्स, ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड सिनेरियो। इफ यू चूज एन ओटीसी डेरिवेटिव यू माइट डायरेक्टली नेगोशिएट विद अनदर पार्टी। आप इसको कुछ इस टाइप से समझिए, आप गोल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गोल्ड बॉन्ड के जैसा कोई शेयर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट करें जो कि बहुत लीगलाइज्ड है और विथ फुल ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, इसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड सिनेरियो। और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने आसपास किसी दुकान पर जाइएगा गोल्ड वाले की, और आप उस गोल्ड दुकान पर जाने के बाद वहां के बिजनेसमैन के साथ बात करें और कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करें। तो जो कॉन्ट्रैक्ट शेयर मार्केट से बाहर पर्सनल ग्राउंड पर होता है उसे हम ओटीसी कहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट शेयर मार्केट के अंदर होता है उसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। OTC, if you choose an OTC derivative, you might directly negotiate with another party, such as oil producer, to create a customized contract that suits both you need. अब जैसे सपोज करिए आप गोल्ड की जगह कोई ऑयल प्रोड्यूसर से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज की बजाय आपने पर्सनल ग्राउंड पर उससे बात करी और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जो आप दोनों के हिसाब से कस्टमाइज है और आप दोनों को सूट करता है। दिस टर्म इंक्लूड द क्वांटिटी, प्राइस एंड स्पेसिफिक ऑफ योर एग्रीमेंट। और जबकि अगर मैं एक्सचेंज ट्रेडेड की बात करता हूं, ऑन द अदर हैंड इफ यू गो फॉर एक्सचेंज ऑप्ट एन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव यू कुड यूज स्टैंडर्डाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर तो आप अपने हिसाब से ओटीसी में चीजों को कस्टमाइज करा सकते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो स्टैंडर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन सब स्टैंडर्ड होंगे जो सबके लिए सेम होंगे। These contracts have predefined terms such as the amount of oil, expiration date, provide a more straightforward and easy tradable solution। कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके अंदर सब चीजें पहले से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रूल्स रेगुलेशन में डिसाइडेड है, आपका अमाउंट, आपकी डेट और इसके अलावा जो भी आपके नेगोशिएशंस हैं। ओटीसी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। ये एक तरीके से डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफन कस्टमाइज टू मीट द स्पेसिफिक नीड, और दोनों पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसके अंदर आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करा सकते, जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन है, जो भी उनका कंफर्म थीम है उसी के हिसाब से आप चलेंगे, विद टर्म्स एंड कंडीशन सेट बाय द एक्सचेंज। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम लोगों ने ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक शॉर्ट समरी पढ़ी है, बट अगर इसकी डिटेल की बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आर स्टॉक और बॉन्ड्स दैट यू बाय ऑन ए पब्लिक मार्केट, व्हाइल ओटीसी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव आर लाइक द प्राइवेट एग्रीमेंट। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव की बात करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया वो पब्लिक मार्केट से लिया हुआ है, जबकि ओटीसी आपका एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है। इन सिंपल टर्म ओटीसी डेरिवेटिव आर मोर लाइक एग्रीमेंट मेड बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो एक तरीके से एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो क्लोज डोर्स में होता है, मतलब ओपनली इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बताएगा, वेयर ईच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन रिस्क। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप किसी लोकल ज्वेलर की शॉप पर जाकर पर्सनल ग्राउंड पे कोई गोल्ड से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके रिस्क के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज देयर आर नॉट स्ट्रिक्ट रूल लाइक यू हैड फाइंड इन अ पब्लिक मार्केट। जैसा शेयर मार्केट में गोल्ड बॉन्ड के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बट यहां पर ऐसे कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। नाउ द की फीचर्स ऑफ ओटीसी, फर्स्ट, counterparty risk is managed by individual. In OTC each party handles their own risk. हर एक पार्टी रिस्क अपने हिसाब से देखेंगे। It's not overseen by the central authority. कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इनके रिस्क के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। मतलब अगर इसके अंदर कोई भी रिस्क होगा तो पार्टी जो दोनों हैं
वही अपने बेस पर इस रिस्क को नेगोशिएट करेंगे। नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। अनलाइक एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैव स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट हाउ द रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप गोल्ड बॉन्ड लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से तो उसके रूल्स रेगुलेशन बहुत फिक्स है, रिस्क का सिनेरियो भी बहुत अच्छे ढंग से मैनेज है। लेकिन अगर यही आप गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सनल ज्वेलर से करते तो उसके कोई भी रिस्क का कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है और कोई भी सिनेरियो फिक्स नहीं है। इट इज काइंड ऑफ लाइक मेक योर ओन रूल्स, ये एक तरीके से अपने रूल बनाने वाली बात हो जाती है। नो फॉर्मल रूल फॉर मार्केट स्टेबिलिटी। ओटीसी डज नॉट हैव सेट रूल और सिम्टम्स टू मेक श्योर मार्केट स्टे स्टेबल एंड फेयर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। ओटीसी के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है जो सबके लिए कॉमन हो। इट्स बिट लाइक अ वाइल्ड वेस्ट कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। एक तरीके से यहां पर सब चीजें आपके अपने टर्म्स कंडीशन पर रहती है। Not regulated like exchange traded. OTC contract does not have a specific regulatory authority. यहां पर स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है सेबी है। अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी चीट या कोई भी ग्लिच आता है तो सेबी उसको कंट्रोल करता है, बट ओटीसी के ऊपर ऐसी कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। इंस्टेड दे आर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल लॉज, बैंकिंग रूल्स एंड जनरल मार्केट ओवर्स। सो फाइनली आज के लेक्चर में आप लोगों ने डेरिवेटिव्स के बारे में उसका मीनिंग पढ़ा, आपने डेरिवेटिव्स के टाइप्स पढ़े और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का मीनिंग भी पढ़ा। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। रिमेंबर एमसीक्यू के लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।